बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वैसे तो हमने ये सारी जो स्लाइड थी ना वो हमने पढ़ ली थी, क्लास में भी पढ़ ली थी और जो हमने 2 ऑनलाइन क्लासेस पढ़ी थी ना उसमें भी पढ़ ली थी। लेकिन यूनिवर्सिटी से पता चला कि कुछ बच्चों की ना रजिस्ट्रेशन लेट हुई है, तो उनके लिए ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड करा रहा हूँ और मैं इनको अपलोड कर दूँगा और काइंडली इनको चेक कर लीजिएगा। और मैं ट्राई करूँगा कि लेक्चर की जो ड्यूरेशन है ना वो छोटी छोटी रखी जाए, ताकि वो जो अपलोड करने में ना मसले मसाइल आते हैं वो ना आए। जो हमारा कोर्स है वो C++ प्रोग्रामिंग के बारे में है, ठीक है। और जो इनसे पहले कंप्यूटर की जो एवेल्यूएशन थी, कंप्यूटर की जो जनरेशन थी वो हमने पढ़ ली थी। आज हम जो C++ प्रोग्रामिंग को कोड लिखते हैं ना उसकी जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ते हैं कि जो बेसिक्स हैं वो चीज़ें क्या है। ये हमारी स्लाइड्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम पहले पढ़ेंगे कि बेसिक कंपोनेंट C++ के क्या है, उनके अंदर जो आइडेंटिफायर होती हैं वो क्या चीज़ें होती हैं, सिंबल होते हैं वो क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम कुछ डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में और एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि एक्सप्रेशंस को ना एवेल्यूएट करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, मीन्स के जो प्रेसिडेंस रूल्स हैं वो क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो स्टेट्स असाइनमेंट स्टेटमेंट होती हैं वो कैसे लिखी जाती हैं, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, जो अलग से एक स्ट्रिंग डाटा टाइप्स है उसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है। हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे कि जो ऑपरेटर को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे किया जाता है। फिर हम देखेंगे कि यूज़र से इनपुट कैसे ली जाती है, यूज़र को आउटपुट कैसे शो कराई जाती है। और फिर हम जो सारी चीज़ें सीखेंगे ना इसके बेस के ऊपर हम एक कोड लिखेंगे जो C++ के अंदर होगा, ठीक है। C++ के अंदर कुछ चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़र डिफाइंड भी होती हैं और कुछ चीज़ें प्री डिफाइंड भी होती हैं, ठीक है। सारी चीज़ें हमें अपने पास से लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो लोगों ने पहले लाइब्रेरीज बनाई होती है ना हम उनकी प्री डिफाइंड चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। ये हम आगे जब हम कोड लिखेंगे ना उसके अंदर हम डिटेल से देखेंगे कि यूज़र डिफाइंड का क्या मतलब है और प्री डिफाइंड का क्या मतलब है। अच्छा, जो भी लैंग्वेज लिखी जाती है वो किसी न किसी ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग्स लिखी जाती है, ठीक है। जो C++ है वो भी किसी न किसी रूल के तहत ही लिखी जाती है। आमतौर पर प्रोग्रामिंग लिखते वक्त 2 रूल्स का ना पता होना बड़ा ज़रूरी है। पहला है सिंटैक्स रूल्स और दूसरा है सिमेंटिक रूल, ठीक है। सिंटैक्स रूल्स के अंदर हम देखते हैं कि विच स्टेटमेंट इज लीगल और विच स्टेटमेंट इज इलीगल। आइदर के कोई स्टेटमेंट अगर हम कंप्यूटर के ऊपर लिख देंगे वो चलेगी कि नहीं, वो सही लिखी है या गलत लिखी है, ये डिफाइन करता है, ये डिटरमाइन करता है सिंटैक्स रूल्स, ठीक है। और सिमेंटिक रूल्स ये चीज़ डिफाइन करता है कि ये जो स्टेटमेंट लिखी है असल में उस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। एक ही तरह की स्टेटमेंट लिखी हो सकता है कि एक दफ़ा उसका मतलब कुछ और निकले, वही स्टेटमेंट का कोई मतलब और भी निकल सकता है। आगे हम जाके इसकी एक एक एग्जांपल देखेंगे कि सिमेंटिक रूल्स एक्सप्रेशन तो सेम होगा लेकिन दोनों एक्सप्रेशन का मीनिंग्स अलग अलग होंगे, ठीक। आगे हम अपनी कोड की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि कोड आमतौर पे ना बड़ा कम्प्लेक्स लिखा जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि कोड को दोबारा अगर हम पढ़ें तो हमें समझ आ जाए, तो उस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं कि कोड के साथ ना डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि हम कमेंट्स डाल देते हैं कोड के साथ ही कि ये वाला कोड का पोर्शन क्या कर रहा है, अगले वाला कोड का पोर्शन क्या कर रहा है। तो कमेंट्स डालने के 2 तरीके हैं, या तो हम सिंगल लाइन से डाल सकते हैं, सॉरी, अगर सिंगल लाइन कमेंट्स करना हो तो हम ये डबल स्लैश यूज़ कर सकते हैं। अगर मल्टीपल लाइन को कमेंट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि स्लैश के साथ स्टार का साइन यूज़ कर सकते हैं। आगे जब हम कोड में देखेंगे तो ये काफ़ी टाइम आएगा ये कमेंट्स कैसे किए जाते हैं और उसका पर्पज़ क्या होता है। पर्पज़ वैसे मैंने आपको बता दिया कि ये ना कोड को समझने के लिए कि ये कोड का सेक्शन क्या कर रहा है और ये अगर कोई अगले वाला सेक्शन है वो चीज़ क्या कर रही है। कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिसके अंदर ये कुछ अरिथमेटिक आ गया और कुछ लॉजिकल आ गया, ठीक है। ये एक्सप्रेशंस के अंदर यूज़ होते हैं, इनको हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं, ठीक है। ये आमतौर पर चंद मैंने रिजर्व वर्ड लिख दी है, ठीक है। इनका कंप्यूटर के अंदर खास पर्पज़ होता है। जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं ना तो कोई भी अगर हम रिजर्व वर्ड लिखते हैं तो वो क्या करता है कि उसको उसको ना ब्लू कर देता है। अच्छा, मैंने बताया था ना कि जब प्रोग्राम के अंदर हम लिखते हैं तो इनको ब्लू कर देता है। इनका खास मकसद होता है, हम इसको एज आ आइडेंटिफायर नहीं लिख सकते। मतलब आइडेंटिफायर आगे देखते हैं कि क्या होता है कि मतलब इसको किसी का नाम नहीं रख सकते,
ये रिजर्व वर्ड होते हैं, इनका खास पर्पज होता है, ठीक है। आगे आगे मेरे पास आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स हम जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, तो वेरिएबल का हम अपने पास से कुछ ना कुछ नाम रखते हैं, उस नाम को आइडेंटिफायर बोलते हैं। मतलब कि किस चीज़ से हम वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। सिंपल टर्म में कह सकते हैं कि जो भी हम वेरिएबल का नाम रखते हैं ना, उसको आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। और जो कुछ प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर है, जो कि आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी के अंदर चीज़ें हैं, उसको सी आउट और सी इन बोलते हैं। और जो यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर है, वो हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक। लेकिन उनका नाम लिखते वक्त ना हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। वो अगर हम रूल्स देख लेते हैं कि जैसे कि फर्स्ट भी आइडेंटिफायर हो सकता है, कन्वर्जन भी आइडेंटिफायर हो सकता है, पीरियड भी आइडेंटिफायर हो सकता है। इन शॉर्ट के कोई भी चीज़ आइडेंटिफायर हो सकती है, लेकिन अगर उसको आइडेंटिफायर रूल्स के अकॉर्डिंग लिखा गया। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक आइडेंटिफायर लिखना चाहता हूँ, ये देखें, एम्प्लॉय और सैलरी का, ठीक है। अब एम्प्लॉय और सैलरी के दरमियान मैं स्पेस नहीं डाल सकता, एम्प्लॉय और सैलरी को मुझे इकट्ठा लिखना पड़ेगा। किसी आइडेंटिफायर, आगे देखें अगली वाले एग्जाम्पल में, किसी भी आइडेंटिफायर के एंड पे मैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं डाल सकता, किसी भी आइडेंटिफायर के दरमियान में कोई ऑपरेटर यूज नहीं कर सकता, किसी भी आइडेंटिफायर को मैं किसी न्यूमेरिक नंबर से शुरू नहीं कर सकता। ऊपर वाली एग्जांपल में देखें, अगर मुझे सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी लिखनी है, तो मुझे या तो इनको इकट्ठा लिखना पड़ेगा, या इन दोनों के दरमियान मुझे क्या है कि अंडरस्कोर यूज करना पड़ेगा, सही। आ गया वाइट स्पेस। वाइट स्पेस जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज भी लिखते वक्त क्या होता है कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड से सेपरेट करने के लिए यूज होती है। इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर भी वाइट स्पेस ना चीज़ों को सेपरेट करने के लिए यूज होती है। आगे आगे मेरे पास डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स तीन तरह की होती है, सिंपल डाटा टाइप होती है, स्ट्रक्चर्ड डाटा टाइप्स होती हैं, एंड पॉइंटर होते हैं। स्ट्रक्चर्ड डाटा टाइप्स और पॉइंटर हम बाद में पढ़ेंगे। अभी देखते हैं कि सिंपल डाटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। सिंपल डाटा टाइप्स फर्दर तीन टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली को इंटीग्रल बोलते हैं, दूसरी को फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं, तीसरी को एनिमरेशंस बोलते हैं, सही है। इंटीग्रल में हम सिर्फ नंबर हैंडल करते हैं विदाउट डेसिमल, और फ्लोटिंग पॉइंट में हम नंबर हैंडल करते हैं विद डेसिमल्स। आगे इंटीग्रल की और फ्लोटिंग पॉइंट की एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। और जो एनिमरेशन डाटा टाइप्स होती है ना, वो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स होती है कि यूज़र किसी चीज़ को भी डाटा डिफाइन कर सकता है। फॉर एग्जांपल के जो भी हम कोड लिखते हैं उसके अंदर नंबर और फ्लोटिंग पॉइंट तो नहीं ना आते, उसके अंदर कोई चीज़ भी आ सकती है। इसका मतलब अगर कोई नई चीज़ आ गई है प्रोग्रामिंग में, तो उसकी डाटा डिफाइन करनी है, तो मैं क्या करूँगा, अपने पास से कोई ना कोई डाटा डिफाइन कर दूंगा, तो उसको यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स या एनिमरेशन टाइप्स बोलते हैं। आगे सिंपल डाटा टाइप्स, जो इंटीग्रल डाटा टाइप्स है ना, वो मजीद कैटेगराइज की गई है 9 टाइप्स के। अच्छा, ये जो है ना सिंपल डाटा टाइप्स, इसकी 3 इकसाम थी, इंटीग्रल्स और बाकी सारी चीज़ें। तो जो इंटीग्रल है वो मजीद 9 कैटेगरी के अंदर से डिवाइड किया गया है। एक को शॉर्ट बोलते हैं, दूसरे को करैक्टर बोलते हैं, इंट है, लॉन्ग है, बूल है, ठीक है। इनको आगे हम ना एक करके जब कोड के अंदर देखेंगे ना, तो सही समझ आ जाएगा। बस आपने याद रखना कि ये सारी इसकी क्या है, टाइप्स हैं, सही। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं इंट डाटा टाइप्स की। कोई भी हमें इंटीजर स्टोर करवाना हो तो हम क्या करते हैं कि इंट डाटा टाइप्स डिक्लेयर करते हैं। आगे हम इसका सिंटैक्स भी देखेंगे कि इनको डिक्लेयर कैसे करते हैं, सही। इंट के अंदर कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हैं, आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, सही है। वो जीरो भी हो सकता है, एनी इंटीजर हम स्टोर कर सकते हैं कि इसके अंदर ना कोई भी नंबर स्टोर हो सकता है इंट के अंदर, लेकिन वो होना इंटीजर टाइप्स का ही चाहिए। अगली चीज आती है बूलियन डाटा टाइप्स, इसको बूल बोलते हैं। ये बूल एक रिजर्व वर्ड है। इंटीजर की तो कोई भी वैल्यू हो सकती थी ना, लेकिन बूलियन की सिर्फ दो ही वैल्यू होती है, या तो ये ट्रू होता है या ये फॉल्स होता है। बूलियन आमतौर पे ना वो लॉजिकल जो ऑपरेशन यूज होते हैं वहाँ पे यूज होता है आमतौर, वो हम देखेंगे कैसे होता है। आगे वाली चीज़ आती है करैक्टर डाटा टाइप्स। जो करैक्टर डाटा टाइप्स होते हैं, अगर कोई भी चीज़ सिंगल कोटेशन के अंदर लिखी है तो उसको कंपाइलर क्या करेगा, एज अ करैक्टर डील करेगा। सिंगल कोटेशन के अंदर आइदर कोई अल्फान्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, कोई डिजिट हो सकता है, कोई फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर हो सकता है, या कोई सिंबल हो सकता है। जैसे इस केस में देखें, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, प्लस का है, डॉलर साइन का और एंड का। इवन के कोई वाइट स्पेस भी हो सकता है। वाइट स्पेस मीन्स कोई स्पेस, मतलब जो हम देते हैं ना स्पेस कंप्यूटर लैपटॉप सॉरी कीबोर्ड से,
तो कोई वाइट स्पेस भी सिंगल कोटेशन के अंदर होगी तो कंपाइलर उसको एज अ करैक्टर डील करेगा। ठीक है, आगे देख लें फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स। मैंने जैसे बताया था कि फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स ना नंबर्स को डील करता है जिसके अंदर हम डेसिमल्स होते हैं। अगर डेसिमल्स वाले नंबर स्टोर करवाने हो, हम चाहते हैं कि डेसिमल के बाद वाला भी जो डाटा है वो ज़ाया ना हो, तो उसको स्टोर करवाने के लिए हमें डबल या फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस। जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव में बात की थी कि हम अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ेंगे। ये जितनी चीज़ें हैं ना प्लस माइनस, इस सारों को ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक जो 12th स्टैंडर्ड तक पढ़े हैं उसके अंदर प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, और ये जो परसेंटेज का साइन है ना, ये ना मॉडुलस ऑपरेटर है। मॉडुलस मीन्स के ये ना अगर दो चीज़ों को डिवाइड किया जाए तो ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। अगर वो कोई दो नंबर आपस में पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं तो रिमाइंडर जीरो आता है तो जीरो रिटर्न कर देगा। अगर कोई रिमाइंडर आ रहा है तो वो रिमाइंडर की वैल्यू रिटर्न कर देगी। ये जितने भी ऑपरेटर है ना, ये इंटीग्रल डाटा टाइप्स के ऊपर भी काम करते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स के ऊपर भी काम करते हैं। अच्छा, ये जो ऑपरेटर होते हैं या तो ये यूनरी ऑपरेटर होता है या ये बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, अगर ऑपरेटर सिंगल डिजिट के साथ लगा जैसे कि -5, तो इसका मतलब माइनस इस केस में सिर्फ 5 के साथ लगा है तो ये यूनरी ऑपरेटर है, मतलब कि एक ही डिजिट के साथ आया। तो अगर ये मैं लिखूं कि 3 + 5, इसका मतलब है अब जो प्लस है वो 2, 3 और 5 के दरमियान आया, तो ये बाइनरी ऑपरेटर है। अगर कोई ऑपरेटर दो डिजिट मतलब दो ऑपरेंड के साथ आए तो उसको बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। अगर एक ही ऑपरेंड के साथ हो तो उसको यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे कि माइनस एक बाइनरी ऑपरेटर है और नेगेटिव एक यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि हम आमतौर पे कहते हैं कि -5, -10, मतलब वो जो नेगेटिव है एक ही नंबर के साथ आ रहा है तो उसको यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। अच्छा, ये देखें कि अगर ऑपरेटर और ऑपरेंड एक ही लाइन के अंदर लिखे हो तो हम उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जिस इसमें हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जो कि ये चीज़ लिखी है 3 × 7 - 6 + 2 × 5 / 4 + 6। इसका मतलब है कि ये एक एक्सप्रेशन है। लेकिन नीचे वाली लाइन के अंदर देखें कि अगर तो ब्रैकेट्स लगी हो तो आम बंदे के लिए इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। लेकिन सपोज अगर ब्रैकेट्स नहीं लगी, कंप्यूटर में तो हम ब्रैकेट्स नहीं ना लिखते, तो वो इस एक्सप्रेशन को ना एक प्रायोरिटी के तहत सॉल्व करेगा। प्रायोरिटी मीन्स कि वो देखेगा कि किस ऑपरेटर को मैंने पहले सॉल्व करना और किस ऑपरेटर को मैंने बाद में सॉल्व करना है। जैसे हम स्कूल के अंदर सीखते हैं कि अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा हो तो हमें टीचर्स बताते हैं कि इसको डमास रूल के तहत करना है। डमास मीन्स के पहले डिवीजन आनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन आनी है, फिर एडिशन आनी है, एंड पे सब्ट्रैक्शन आनी है। वो डमास रूल इसी प्रेसिडेंस को याद रखने के लिए किसी ने पकड़ के ना एक टर्म बना दी डमास, कि भाई कोई बंदा डमास याद रख ले। इसका मतलब है कि ये प्रेसिडेंस है, मीन्स के पहले डिवीजन आएगी, फिर मल्टीप्लिकेशन आएगी, बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन आएगी। सही है, इसको आप लोग ट्राई एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व कीजिएगा, फिर हम देखेंगे कि समझ आती है कि नहीं। उसके बाद आते हैं एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन 3 तरह के होते हैं, या तो इंटीग्रल टाइप एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर सारे इंटीजर आते हैं, या फ्लोटिंग पॉइंट होता है जिसके अंदर सारे फ्लोटिंग पॉइंट के आ जाते हैं। इंटीजर का जो आंसर आएगा वो जो इंटीजर एक्सप्रेशन होगा उसका आंसर भी इंटीजर में आएगा, जो फ्लोटिंग पॉइंट एक्सप्रेशन होगा उसका आंसर भी फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आएगा। लेकिन कोई ऐसा भी एक्सप्रेशन हो सकता है जिसके अंदर क्या हो कि इंटीजर भी हो और फ्लोटिंग पॉइंट भी हो। फॉर एग्जांपल देखते हैं 2 + 3.5, इसका मतलब इसमें 2 इंटीजर है और 3.5 फ्लोटिंग पॉइंट है, तो जो इसका आंसर आएगा ना वो फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर ही होगा, जो कि अगले वाली स्लाइड्स के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें देखें, इसको पॉज करें, इसको पढ़ें और समझें कि इसके अंदर क्या लिखा है। वैसे मैंने बता दिया है कि अगर कोई इंटीजर टाइप होगा तो उसका आंसर इंटीजर आएगा, अगर कोई फ्लोटिंग पॉइंट वाला एक्सप्रेशन होगा तो उसका आंसर फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा, अगर कोई मिक्स्ड एक्सप्रेशन होगा तो आंसर फिर भी फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर ही आएगा। ठीक है, अच्छा, इस वीडियो को छोटा रखने के लिए इसी जगह ख़त्म करते हैं। आगे हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे कि टाइप कन्वर्जन क्या होती है। टाइप कन्वर्जन आमतौर पे होती है कि जब हम क्या करते हैं कि एक डाटा टाइप्स को दूसरे डाटा टाइप्स के अंदर कन्वर्ट करना हो तो उसको कास्टिंग बोलते हैं या टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने इंटीजर को कन्वर्ट करना है फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर, ये हम अगली लेक्चर के अंदर देखेंगे कि इसको कैसे करना है।